नमस्कार, विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज मैं निराला जी की कविता उत्साह तथा अट नहीं रही है का भावार्थ एवं प्रश्नोत्तर आपको बताऊंगी। प्रस्तुत लघु कविता उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। यह एक आह्वान गीत है। इसमें कवि बादल को संबोधित करता है। बादल कवि का प्रिय विषय है। आकाश में बादल गड़गड़ा रहे हैं। कवि बादलों के गड़गड़ाते स्वर पर मोहित होकर बादलों से कहता है, बादल गरजो, अरे बादलों तुम खूब गरजो, कड़को और गड़गड़ाओ, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। अरे बादलों तुम अपने भयंकर आवाज से, अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से घोर गगन इस संपूर्ण आकाश को इस संपूर्ण आकाश को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। कहते हैं तुम्हारे केश कितने ललित सुंदर काले घुंघराले, काले और घुंघराले हैं, बाल कल्पना कैसे पाले। और तुम्हारे जो ये केश हैं वो कल्पना के विस्तार के समान घने हैं, अर्थात काले और सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक समुची क्षितिज पर फैले हुए हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहते हैं, तुम्हारे हृदय में उर हृदय विद्युत छवि बिजली की चमक है। कवि नवजीवन वाले, जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं उसी, और पीड़ित प्यासे लोगों को इच्छा पूरी करते हैं उनकी, उसी प्रकार से तुम भी इस संसार को नया जीवन प्रदान करो, नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, कहते हैं ओ कवि, जिस प्रकार बादल में वज्र छिपा है उसी प्रकार तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर अपनी कविता से समूचे संसार में जोश का स्वर भर दो। फिर भर दो बादल बरसो, हे बादल तुम गरजो, कड़कड़ाओ, खूब बरसो। प्रश्नोत्तर, कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कविता का नाम उत्साह। कवि बादल से फुहार, रिमझिम तथा बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? बादल से वैसे हम क्या कहते हैं, बादल की फुहार अच्छी लगती है, रिमझिम रिमझिम बादल बरसो, इस तरह से कहा जाता है, परंतु कभी इस तरह से ना कहकर उनसे गरजने के लिए कहता है बादल गरजो। तो वह क्या कारण है? कभी बादल से गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह समाज में जोश, पौरुष और क्रांति चाहता है। समाज में कभी भी बादलों की फुहार या रिमझिम बरसने से, अर्थात कोमल या मृदु भावों से क्रांति नहीं आती, अपितु उनके लिए गरजने अर्थात विध्वंस की आवश्यकता होती है। अतः कवि नव सृष्टि के निर्माण के लिए बादलों से गरजने के लिए कहता है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित करके लिखा गया है। कविता का शीर्षक उत्साह कवि ने इसलिए रखा होगा क्योंकि बादल वर्षा करके पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षा को पूरा करके उनके जीवन में आशा एवं उत्साह का संचार करते हैं। बादलों के बरसने से संपूर्ण सृष्टि उत्साहित तथा आनंदित हो जाती है। कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा है और क्यों? कवि बादल को पूरा आकाश घेरने के लिए कह रहा है। क्यों? क्योंकि कवि चाहता है कि बादल आकाश में फैली तपन, गर्मी और लू को हटाकर धरती की रक्षा करें और वर्षा का जल प्रदान करें। इस कविता का मुख्य स्वर क्रांति का है, सिद्ध कीजिए। यह कविता क्रांति का आह्वान करती है। कवि को बादलों की
गरज प्रिय है। वह घेर घेर घोर गगन कहकर बादलों को उग्रता पूर्वक घेराव करने की प्रेरणा देते हैं। हृदय में विद्युत छवि का होना तथा वज्र छिपाना भी क्रांति की शांति के प्रतीक हैं। इस प्रकार इस कविता का मुख्य स्वर क्रांति का है। इस कविता में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के विदाघ के सकल जन। कवि कहते हैं कि चारों ओर वातावरण में बेचैनी थी, व्याकुलता थी। विकल विकल सब जगह बेचैनी व्याकुलता थी। उन्मन थे उन्मन, हर मनुष्य परेशान था। लोगों के मन बहुत ही दुखी थे और उचटे हुए थे। उन्मन बहुत ही उचटे हुए थे उनके सबके मन। विश्व के विदाघ के सकल जन, विश्व के जो सभी लोग थे वो भीषण गर्मी के कारण, विदाघ भीषण गर्मी के कारण बहुत ही पीड़ित थे और बहुत ही प्यासे थे। सभी लोग आकाश की ओर टकटकी लगाए हुए देख रहे थे कि कहीं से बादल आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तभी सभी लोग आकाश में देख रहे थे कि बड़ी आशा भरी दृष्टि से कि कब बादल बरसे। तब न जाने अचानक आकाश की किस अनंत दिशा से ये बादल चले आए। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि बादलों को आह्वान करते हुए कहते हैं, जब बादलों के आने का एहसास होता है तो बादलों का आह्वान करते हुए कवि कहते हैं, आकाश की अज्ञात दिशा से आए हुए घने बादलों, तप्त धरा, इस तपती हुई धरती को तुम बरस कर, गर्मी से तपती इस धरती को बरस कर जल से फिर शीतल कर दो। अपने जल से फिर इस धरती को शीतल कर दो, ठंडा कर दो और लोगों को सुख प्रदान करो। बादल गरजो, बादल तुम गरजो और बरसो। प्रश्नोत्तर। कौन विकल और उन्मन थे और क्यों? विश्व के सभी लोग व्याकुल और अनमने थे। वे भीषण गर्मी के कारण पीड़ित और दुखी थे। सब जगह बारिश नहीं हो रही थी और वर्षा के इंतजार में लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। नंबर 1, बादल पीड़ित प्यासे लोगों की इच्छा को पूरी करने की ओर संकेत करता है। जो भी लोग पीड़ित हैं, प्यासे हैं, तो बादल बरसें और उन लोगों की इच्छा को पूरी करें। बादल मनुष्य के जीवन में क्रांति लाने की ओर संकेत करता है। बादल मनुष्य के जीवन में उत्साह भाव का संचार करता है। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। उत्साह कविता में नाद सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्द निम्नलिखित हैं। घेर घेर घोर गगन, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, शीतल कर दो बादल गरजो। उत्साह कविता में कवि निराला के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? उत्साह कविता में कवि निराला द्वारा बादलों का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया गया है, जो उनके प्रकृति प्रेमी व्यक्तित्व को उजागर करता है। निराला जी बादलों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हैं, जिससे उनके विद्रोही व्यक्तित्व का भी पता चलता है। नई चेतना की कविता लिखने वाले को कवि क्या आह्वान करते हैं? नई चेतना की कविता लिखने वाले को कवि यह आह्वान करते हैं कि ये घनघोर काले घुंघराले बालों की कल्पना करते समय,
मतलब केवल घनघोर काले घुंघराले बादलों की ही कल्पना नहीं करनी है, तो वो कह रहे हैं इनकी कल्पना करते समय उसमें छिपे बिजली की वज्रता को भी ध्यान में रखें, अर्थात कभी कोरी कल्पनाओं में ना डूबे, वास्तविकता का भी ध्यान चित्रण करें। कविता अट नहीं रही है। प्रस्तुत कविता में फागुन मास की मादकता तथा अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि निराला जी कहते हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि चारों ओर फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि अट नहीं रही है, कि वो समा नहीं पा रही है, वह बाहर झलक झलक पड़ती है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, फागुन की शोभा तन में समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो। कवि कहते हैं कि हे फागुन, जो तुम्हारी सुगंधित हवा है उसका झोंका उठता है तो लगता है कि तुम कहीं सांस लेते हो, तुम खुलकर सांस ले रहे हो, घर घर भर देते हो। तुम्हारी सुगंध वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि पक्षी आकाश में पर पर अपने पंखों को उड़ा फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो जाते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। फागुन की यह दृश्य इतना सुहावना है कि इसको निरंतर देखने को जी चाहता है। इस सौंदर्य से आँख हट नहीं रही है, आँख हटाता हूँ तो भी हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। कहीं हरे हरे पत्ते, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं हरे हरे पत्ते उग रहे हैं तो कहीं लाल लाल पत्ते उग रहे हैं। कहीं वृक्षों के गले में, कहीं पड़ी है उर में, कहीं गले में जो है उनके मंद मंद सुगंध वाली मंद गंध पुष्पमाल, मंद मंद सुगंध वाली फूलों की माला दिखाई दे रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इस प्रकार जगह जगह फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है कि वह सौंदर्य समा नहीं पा रहा है। प्रश्नोत्तर। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्गत। प्रश्नोत्तर। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। कविता की निम्न पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि की आँख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि चारों ओर फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है। चारों ओर फागुन मास की इतनी सुंदरता है कि कवि उसकी ओर मोहित हुए हैं और उनकी आंखें उनके सौंदर्य से हट नहीं पा रही हैं, जिसे देखकर प्रकृति प्रेमी कवि का मन प्रसन्न हो उठता है। इस समय डालियां कहीं लाल तो कहीं हरी हरे पत्तों से लदी दिखाई देती हैं। चारों ओर प्राकृतिक शोभा दिखाई दे रही है। कवि चाहकर भी इससे अपनी आंख नहीं हटा पा रहे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। सर्वत्र उल्लास एवं उत्साह का वातावरण है। फागुन का महीना है, सब जगह खुशियां हैं, उल्लास का वातावरण है। फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभाव नए नए लाल हरे पत्तों फूलों के रूप में चारों ओर समाया हुआ है। चारों ओर हरे हरे लाल लाल पत्ते हैं, सब जगह बड़ा सुंदर वातावरण है।
चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर कवि चाहकर भी इससे अपनी आंख नहीं हटा पा रहा है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन का महीना है, उसमें ऐसा क्या क्या होता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता? फागुन में सर्वत्र हरियाली छा जाती है, बाग बगीचों में फूलों की बहार आ जाती है, फूलों पर भंवरे गुंजार करने लगते हैं, पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, शीतल मंद सुगंधित हवा चलती है, इससे रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसी ताजगी अन्य ऋतुओं में देखने को नहीं मिलती है। काव्यांश की भाषा की एक विशेषता बताइए। भाषा कोमल मधुर लघु शब्दों से पूर्ण तथा प्रभावशाली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।